चालू है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आपने सेकंड लेक्चर भी इस वीडियो का देख ही लिया होगा, है ना। और बहुत ज्यादातर मतलब बहुत इतना जितना भी पढ़ाया उसका मेजॉरिटी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आपको समझ आ गया होगा और कोई डाउट भी नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि अब तक कोई कमेंट नहीं आया, आप लोगों के कमेंट नहीं आया तो मैं ये समझ के चलूंगा कि आप लोगों के डाउट नहीं है। लेकिन अगर हैं तो बता देना, उसे कवर कर लिया ही जाएगा। चाहे कोई सा भी चैप्टर चल रहा हो मैं उसका भी डाउट क्लियर कर दूंगा। एंड आज का जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन के टाइप क्या क्या होते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि पॉलिनेशन की कंडीशन, जो भी टाइप है ना उनकी कुछ कंडीशन हुआ करती थी। उससे पहले हमने पढ़ा था मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है। मेगा स्पोरोजेनेसिस के बाद मतलब सॉरी उससे पहले हमने देखा था कुछ कुछ चीजें देखी थी कि मेगा स्पोर क्या होते हैं, कार्पल पिस्टल क्या होता है, उनमें डिफरेंस क्या होता है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने क्या देखा था, एक एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर देखा था। दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। एम्ब्रियो सेक जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पर ये एक पार्ट होता है जिसको अपन कहते हैं सिनर्जिड। इसके ऊपर होता है एग सेल, इसके ऊपर यहाँ पे 3 सेल और होती हैं। इन 3 सेल को हम कहते हैं, क्या कहते हैं 3 सेल को, एंटीपोडल सेल, ठीक है। बीच में होता है एक पोलर न्यूक्लियर, इधर और इधर, ठीक है भाई। और ये पूरा का पूरा किसके अंदर होता है, किसके अंदर होता है, बताओ बताओ, याद आ रहा है कुछ। हाँ, ये पूरा ओव्यूल के अंदर होता है, ठीक है। पढ़ो, कुछ ऐसा दिखता है डायग्राम, कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप लोगों को बच्चों ये याद होगा तो ये कुछ ऐसा ही था, है ना। तो फटाफट से हमने रिवीजन भी कर लिया। तो इसे कहते हैं एम्ब्रियो सेक, है ना। तो चीजें हटाओ, ये तो आपको याद ही है, कोई बात नहीं। ऐसे ही रिवीजन के लिए बताया आप लोगों को ताकि अभी दिक्कत ना हो। एंड पॉलिनेशन का थोड़ा बता देता हूँ। पॉलिनेशन हमने याद करो, बताया था मैंने आपको। सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ होता है, क्रॉस होता है। सेल्फ के अंदर 2 टाइप आ जाते हैं, ऑटोगैमी आ जाता है एंड जिटनो आ जाता है। क्रॉस के अंदर जीनो आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर अपने देखा था क्लिस्टोगैमस फ्लावर एंड चेस्मोगैमस फ्लावर, याद होगा। क्लिस्टो को आप ऐसे याद रख सकते हो, क्लोज फ्लावर, ठीक है। ये ट्रिक बताई थी मैंने कि क्लिस्टो से, क्लिस्टो के अंदर एल आ रहा है तो क्लोज से याद रख लेना। चेस्मो के अंदर ऐसा कुछ नहीं आ रहा तो आप ये याद रख लेना कि ये ओपन फ्लावर होते हैं, इससे आपको याद रहेगा। फिर मैंने बताया था कि कुछ एनसीईआरटी ने फ्लावर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि आपको दे रखा है वियोला, ऑक्जेलिस एंड एक और क्या था, कॉमन लीना। कॉमन लीना, ये तीनों जो एग्जाम्पल थे एनसीईआरटी के, उसके अंदर ये वाला फ्लावर पाया जाता है। मतलब इस फ्लावर के अंदर भी और इस फ्लावर के अंदर भी, दोनों कंडीशन इन फ्लावरों के अंदर पाए जाते हैं, दोनों कंडीशन, ठीक है। तो ये पढ़ा था हमने। फिर इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि एक मेगा मतलब मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, ये समझाया था। कुछ साइकिल देखी थी हमने। फिर ओव्यूल जो होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम देखा था हमने, जो कि 2 मार्क्स में सीबीएसई में पूछा जाता है, ठीक है। तो उसे भूलना मत। ये सारा हो गया हमारा रिवीजन वाला पार्ट। हटाओ इन चीजों को, फटाफट से आज का इंट्रो डालते हैं, मतलब आज का चैप्टर का टॉपिक डालते हैं एंड स्टार्ट करते हैं विद इंट्रो। एज यू ऑल नो, माय नेम इज जफर शेख एंड आप देख रहे हैं ट्रायोमोटिव। ओके, तो चलिए फटाफट से टॉपिक डाल लेते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है बच्चों। अगर मैं बात करूं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की, तो एजेंट्स में यहां पर आपको मेनली 2 एजेंट मिलेंगे। देयर आर मेजर मेजरली 2 एजेंट। अब कौन कौन से एजेंट है वो देख लेते हैं एक बार फटाफट से। देखो, अगर मैं 2 मेजर एजेंट बताऊं तो एक एजेंट होता है एबायोटिक और एक होता है बायोटिक, ठीक है। एक होता है आपका एबायोटिक, एबायोटिक एजेंट। दूसरा आप देखोगे बायोटिक एजेंट, ठीक है। बायोटिक एजेंट और ए बायोटिक एजेंट। अब ए बायोटिक का मतलब क्या होता है भाई, ऐसे यानी जो नॉन लिविंग होते हैं। ए का मतलब
नॉन बायोटिक यानी नॉन लिविंग की बात हो रही है यहाँ पर कहीं ना कहीं। और नॉन लिविंग के अंदर अपन देख लेंगे कौन कौन होता है। एक होता है विंड, एक होता है वाटर। ओके, याद रखना। वहीं अगर मैं बात करूं बायोटिक एजेंट की, तो बायोटिक के अंदर लिविंग की बात हो रही है, यानी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बर्ड्स, दूसरा मिलेगा आपको इंसेक्ट, एंड तीसरा है हमारे पास एनिमल। कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो क्या करवाते हैं, आपका पॉलिनेशन करवाते हैं। तो अब इनमें से भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे दो है, विंड एंड वाटर। तो याद रखना जो विंड है, ज्यादातर एबायोटिक जो एजेंट है, आपसे पूछा जाए कि कौन ज्यादा आपका पॉलिनेशन करवाता है एबायोटिक में, तो वो याद रखना वो है विंड। इसमें कोई पूछ ले कि बायोटिक एजेंट में कौन ज्यादा पॉलिनेशन करवाता है, तो वो याद रखना कि वो है आपका इंसेक्ट। ज्यादातर जो भी पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट करवाती है। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों के बारे में इतना याद रखना। दो टाइप के बता दिए मैंने आपको, बायोटिक एबायोटिक और बायोटिक एजेंट। एबायोटिक के अंदर विंड और वाटर, बायोटिक के अंदर आपका बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड एनिमल। अब नोट डाल के अपन एक चीज और लिखेंगे। नोट डालेंगे हम, बहुत सुंदर सा नोट डालेंगे 500 रुपए का, और वो मैं आपको पेटीएम नंबर दे दूंगा, उस पर डाल देना वो नोट। ठीक है। अब देखो नोट में क्या लिखेंगे, मेजॉरिटी फ्लावर्स, मेजॉरिटी फ्लावर्स जो हैं वो अपना पॉलिनेशन करवाते हैं बाय बायोटिक एजेंट। मेजॉरिटी, या फिर ऐसे लिख लो, मेजॉरिटी पॉलिनेशन occurs by biotic agent in mostly flower। देखो कितना सुंदर सुंदर हमने क्या बना लिया, एक नोट बना लिया। इसको आप अपने नोट्स में या शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हो, जिससे आपको क्विक रिवीजन के लिए याद रहेगा कि ज्यादातर जो फ्लावर होते हैं उनके अंदर जो भी पॉलिनेशन होता है वो मेजर रोल होता है बायोटिक एजेंट का। तो बच्चों इसको उतारिए, फिर इसके बाद के टॉपिक देखेंगे। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए साइड हो रहा हूँ, वैसे फटाफट से नोट कर लो। उम्मीद करता हूँ आपने इसे उतार लिया होगा। चलिए अब आगे की चीजें देख लेते हैं, मतलब किस तरीके से एबायोटिक एजेंट एक पॉलिनेशन करवाता है, एंड बायोटिक किस तरीके से पॉलिनेशन करवाता है, एंड क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है। सबसे पहले बात कर लेंगे अपन, टॉपिक डालेंगे हम एबायोटिक, एबायोटिक एजेंट। उसके अंदर हम डालेंगे टॉपिक फर्स्ट, जो कि हमारा विंड, विंड पॉलिनेशन। अब मतलब हवा के द्वारा कैसे पॉलिनेशन होता है। याद रखना बच्चों, जो विंड पॉलिनेशन है, जनरली हम एग्जांपल जो आंसर दे रखी वो है ग्रास, यानी ग्रास के अंदर हम देखेंगे कैसे पॉलिनेशन होता है। तो देखो रिक्वायरमेंट होती है, कुछ रिक्वायरमेंट होती है विंड पॉलिनेशन के लिए। रिक्वायरमेंट फॉर विंड पॉलिनेशन, और रिक्वायरमेंट में क्या बात करेंगे भाई, कुछ नहीं बात करने वाले। रिक्वायरमेंट में अपन ये देखने वाले हैं कि क्या क्या रहने वाली है चीजें। जैसे कि बात करूंगा सबसे पहले स्टिग्मा की, छोड़ो सबसे पहले देख लेते हैं पॉलन ग्रेन को। फर्स्ट पॉइंट यही रहेगा, पॉलन कैसा होना चाहिए। देखो पॉलन आपका लाइट वेट होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए, देखो बहुत बच्चे ये समझ गए होंगे, बहुतों को समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। पॉलन जितना ज्यादा हल्का होगा उतनी आसानी से हवा उसको अपने साथ उड़ा के ले जाएगी, लेकिन जितना ज्यादा भारी होगा उतना ही मुश्किल होगा हवा को से उठाना। ठीक है, पिकअप करना। देन सेकंड पॉइंट, पॉलन जो होना चाहिए वो नॉन स्टिकी होना चाहिए, नॉन स्टिकी। अब बोलोगे भैया नॉन स्टिकी क्यों होना चाहिए, सिंपल सी बात है, अगर वो चिपकने वाला होगा तो कहीं पर भी जाके चिपक जाएगा। हो सकता है कि अपने एंथर से ही चिपका रहे, अलग ही ना हो, तो इसलिए वो कैसा होना चाहिए, नॉन स्टिकी, चिपकना नहीं चाहिए। थर्ड याद रखना, वो स्मॉल साइज का होना चाहिए। पॉलन जितना ज्यादा छोटा होगा उतनी आसानी से वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही दिक्कत क्रिएट करने वाला है। तो ये चेंजेस, मतलब ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए पॉलन ग्रे की। वही बात करें अगर स्टिग्मा की,
तो स्टिग्मा जो होना चाहिए वो एक्सर्टेड होना चाहिए बच्चों। एक्सर्टेड मतलब बाहर उभरा हुआ, निखरा हुआ, अलग से ही दिख रहा हो, चमक धमक वाला, ठीक है, चमक धमक नहीं, अलग ही दिखना चाहिए। देन दूसरा वो, और दूसरा वो फेदरी होना चाहिए। दूसरा बेटा वो फेदरी होना चाहिए। फेदरी क्या होता है, देखो जो स्टिग्मा होना चाहिए ना उसके अंदर फेदर्स होने चाहिए। अब फेदरी होने का एक फायदा ये भी है कि अगर पॉलन ग्रेन अगर उसके पास से हल्का सा पास से भी जाएगा ना तो फेदर की वजह से वो उसे ट्रैप कर लेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका स्टिग्मा एक्सर्टेड होना चाहिए, बाहर हो रहा हुआ, दूसरा फेदरी होना चाहिए। वही तीसरी बात कर लेते हैं स्टाइल की। तो जो स्टाइल होता है वो भी आपका एक्सर्टेड होना चाहिए, जितना ज्यादा एक्सर्टेड होगा उतना ही ज्यादा स्टिग्मा भी बाहर आ रहा होगा। सेकंड पॉइंट, वो लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये तीन चीजें देखो, तीन पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, नॉन स्टिक होना चाहिए, स्मॉल साइज का होना चाहिए, स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, एक्सर्टेड और फेदरी होना चाहिए, स्टाइल होना चाहिए आपका एक्सर्टेड और लॉन्ग। वही बात कर ले फोर्थ पॉइंट जो कि फ्लावर कैसा होना चाहिए। तो अब देखो फ्लावर तो कलरलेस भी चलेगा, कलर की जरूरत नहीं क्योंकि हवा के थ्रू आ रहा है, किसी इंसेक्ट के थ्रू तो आ नहीं रहा कि देख कर आएगा। तो यहाँ पर फ्लावर कलरलेस चलेगा। उसी के साथ साथ क्लस्टर में होना चाहिए। क्लस्टर समझ रहे हो, बहुत सारे फ्लावर आसपास एकदम पास 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 एकदम नजदीक नजदीक होना चाहिए, जिसकी वजह से जब हवा से पॉलन ग्रेन उड़ता 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 गिरे तो किसी भी एक फ्लावर के आसपास वो गिर जाए, मतलब क्लस्टर के पास गिरे, ताकि किसी का भी स्टिग्मा उसको कैच कर ले, ठीक है। यही मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। यहाँ पर देखो क्या होता है, इस वाले पार्ट में आपको देखने को मिलता है कुछ एक स्ट्रक्चर ऐसा, आपने कौन देखा ही होगा, कौन कौन आपने देखा होगा, कौन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है, टैसल कहते हैं हम जिसे, टैसल कहते हैं। टैसल बनता है स्टिग्मा और स्टाइल के इमर्जेंस से, यानी वो दोनों इमर्ज हो जाते हैं तो हमें देखने को मिल जाता है एक क्या, टैसल। ओके, टासल्स बोल लो, टैसल बोल लो, आपकी मर्जी भाई। देखा होगा आपने जब भी कौन लिया होगा तो उसके अंदर कुछ अलग से ऐसे ऐसे धारीदार निकल रही होती चीजें, इनको ही हम कहते हैं टैसल। अब ये टैसल क्या है, ये टैसल कुछ और नहीं बेटा, ये टैसल को अपन कहते हैं, ये टैसल होते हैं स्टिग्मा प्लस स्टाइल, इनसे ही मिलकर बने होते हैं। एंड जो इन टैसल का काम होता है, इन टैसल का काम याद रखना, ये होते हैं फॉर पॉलन ट्रैप, फॉर पॉलन ट्रैप, यानी पॉलन ग्रेन को दूर से ही ट्रैप कर सकते हैं इन टेसल्स की मदद से, ठीक है बच्चों, समझ में आया। वहीं अगर बात करें वाटर पॉलिनेशन की तो यहीं साइड में लिख लेते, जगह तो बहुत है अपने पास अभी। सेकंड है हमारा वाटर पॉलिनेशन। तो एक बात बताता हूं मैं आपको, याद रखना, वाटर पॉलिनेशन जो है, वाटर पॉलिनेशन क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, दिस इज एनसीईआरटी लाइन, ठीक है। एनसीईआरटी कहती है इट इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं हमारे, यानी एंजियोस्पर्म, उनके अंदर हमें वाटर पॉलिनेशन बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता। ओनली ओनली इन 30 जेनरा ऑफ एंजियोस्पर्म shows show water pollination। ये पूरी लाइन एनसीईआरटी की बताई हुई है। एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी जो भी है वो हमारी जो बहुत बहुत ही प्यारी पुस्तक है बायोलॉजी की, वो ये बताती है कि जो फ्लावरिंग प्लांट है यानी जो एंजियोस्पर्म है उसके अंदर में बहुत कम ही जो है वाटर पॉलिनेशन देखने को मिलता है, और अगर मिलता भी है तो 30 ही जेनरा है या जीनस है जिसके अंदर हमें क्या मिलता है देखने को, वाटर पॉलिनेशन। और उस 30 जेनरा के अंदर भी मोस्टली आपके मोनोकोटिलीडन होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं देखने को मिलता है हमें, मोस्टली मोनोकोटिलीडन। ओके बच्चों, मोस्टली मोनोकोटिलीडन ही उसके अंदर देखने को मिलते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं इन
एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। तो ये पॉलिनेशन दिखाते हैं। तो इन एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ऑल शो वाटर पॉलिनेशन, या फिर इनके अंदर बोल सकते हो वाटर, या फिर बोल सकते हो पॉलिनेशन आकर बाय वाटर। ओके प्यारे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको विंड पॉलिनेशन समझ में आ गया होगा। ये ग्रास का एग्जांपल दिया जाता है, मतलब बोला जाता है आपसे कि बताओ किसके अंदर विंड पॉलिनेशन होता है, तो बता देना ग्रास के अंदर, क्योंकि हमारे को एनसीईआरटी ने बताई थी। ठीक है, क्या क्या मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या चेंजेस होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और एक एग्जांपल दिया हुआ था ये, जो कि मेज का एग्जांपल है। ठीक है, तो देख लेना इसके अंदर टेसल बन जाता है, टेसल्स बनता है आपका स्टिग्मा प्लस स्टाइल से मिलकर। ठीक है, किसी लिए पोलन को ट्रैप करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं वाटर पॉलिनेशन की, तो ये आपको देखने को नहीं मिलता है एंजियोस्पर्म में, ज्यादातर बस 30 जीनस है जिसके अंदर ये देखने को मिलता है, उसमें भी मोस्टली क्या है, मोनोकोटिलिडन। ठीक है ना। देन एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट क्या करता है, फटाफट से देख लो, वाटर पॉलिनेशन शो करता है। अब देखेंगे वाटर पॉलिनेशन के और ज्यादा मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम में टर्म्स। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट करो, फिर से आगे चलते हैं। तो चलिए बच्चों, आपने उतार ही लिया होगा, इरेज करते हैं एंड देन आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए फटाफट से इसको भी खत्म करा जाए। कुछ भी नहीं है, देखो वाटर पॉलिनेशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वाटर पॉलिनेशन 3 तरीके से होता है। ठीक है, अबव द सरफेस यानी अबव द वाटर लेवल, ऑन द वाटर लेवल एंड बिलो द वाटर लेवल। ठीक है, 3 तरीके से। लो वाटर आ भी गया, आपको पीना है। देखो भाई, पढ़ाते पढ़ाते पढ़ते पढ़ते गला सूख जाता, मम्मी होगी, मम्मी को आवाज मारो, बोलो मम्मी चाय वाय बनाओ यार। ठीक है, क्योंकि रिफ्रेशमेंट आपको कैसे पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितनी देर तक बैठ के पढ़ रहे हो। ठीक है, अब हमारा क्या, हम तो पढ़ा रहे हैं, बीच में रोक के खा पी लेंगे। आपके पास भी तो ऑप्शन है, पॉज करो वीडियो को या फिर चलने दो वीडियो को, आवाज मार दो मम्मी चाय ले आओ, और या पानी ला के रख दो बगल में, ताकि आप उठो ना। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, ये तो चलता ही रहेगा। जैसा कि मैंने बताया, जो वाटर पॉल्यूशन है वो किसकी, हम एक्वेटिक प्लांट की बात कर रहे हैं, एक्वेटिक प्लांट। वो भी स्पेशली बात हो रही है एंजियोस्पर्म की, क्योंकि एंजियोस्पर्म वाला ही चैप्टर चल रहा है, वरना हम क्यों ही बात करते हैं। ठीक है, वरना तो किसी और की बात कर लेते। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे, कि आपका जो पौधा है, जो प्लांट है, वो एक्वेटिक है। ठीक है, लेकिन पॉलिनेशन कौन कर रहा है, विंड या इंसेक्ट। ओके, मैं कह रहा हूं, मैंने बताया यहां पे पॉइंट पहले डालेंगे अपन, अबव वाटर लेवल, यानी यहाँ पे जो पौधा होगा पानी का तो पौधा होगा, लेकिन पानी से ऊपर होगा, उसका मेन जो मटेरियल होता है जिससे अपन ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कैसे, इसको आप ऐसे लिखना, एक्वेटिक प्लांट तो होगा, या फिर ऐसे लिखो प्लांट एक्वेटिक, बट प्लांट एक्वेटिक, लेकिन जो हमारा पॉलिनेशन होगा, बट पॉलिनेशन अकर्स बाय इंसेक्ट और विंड। यानी क्या हुआ, यहाँ पर जो प्लांट था वो तो आपका एक्वेटिक था, यानी पानी में रहने वाला ही पौधा था, लेकिन जो पॉलिनेशन हो रहा है वो पानी नहीं करवा रहा। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, देयर इज नो, या फिर ऐसे लिखो वाटर इज नॉट मीडियम फॉर पॉलिनेशन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पॉलिनेशन पानी के द्वारा नहीं हो रहा है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो बता देना, आपने सुना ही होगा, एक आ जाता है आपका, क्या लिख रहा हूं, एग्जाम्पल लिखना है बेटा। एग्जाम्पल में लिखोगे, एक तो है आपका वाटर लिली, ठीक है, और एक आ जाता है आपका वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ सुना ही होगा, ये वो पौधा है जिसको अपन टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, टेरर ऑफ, छी 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 छी, टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं।
अब इसके पीछे एक स्टोरी ये बताता हूँ। देखो, इसको टेरर ऑफ बंगाल इसलिए भी कहा जाता है, मतलब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको है ना बाहर फॉरेन से लेकर आया गया था। अब फॉरेन से लाने का इसकी एक खासियत है, इसको जहां पर भी आप लगाओगे ये अपन मतलब है ना बाकी पौधों के मुकाबले बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो करता है। तो जब इसको लाया गया इंडिया के अंदर, और मतलब कोलकाता के अंदर पहले इसको लाया गया था, तो बंगाल वहीं से, ठीक है, तो बंगाल वहीं पर आपको पता ही होगा, तो वहां लाया गया और वहां पर वहां के मतलब लेक के अंदर इसको मतलब प्लांट कर दिया गया। जिसके बाद क्या हुआ कि इसने धीरे 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 अपनी ग्रोथ स्टार्ट करी। और आपको ये भी पता होगा कि अगर कहीं से किसी अदर कंट्री से किसी चीज को लेकर आते हो तो आप इकोसिस्टम को ब्रेक करते हो, क्योंकि वहां पे आपने क्या लिया है, आप प्रे तो लिया है लेकिन उसका प्रेडेटर लाना भूल गए। समझ रहे हो? अब इसको उठा के लिया है आप, लेकिन इसको इसकी प्रेडेटर जो इसको खत्म करेगा, इसको खाएगा, मतलब इसको नष्ट करेगा, उसको लाना भूल गए, उसको तो लाए नहीं आप। तो क्या हुआ, बंगाल के अंदर वाटर हाइसिंथ का हाहाकार मच गया, बहुत ज्यादा ये ग्रो करने लग गए। और इनका एक खासियत कि इनकी जो रूट होती है वो रूट जो है टफ्ट होती है, ठीक है, टफ्ट होती है यानी बहुत गुच्छा सा बना लेती है ये, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो डेंजर में आने लग गई। जैसे धीरे धीरे जो मछलियां थी वो मरने लग गई। तो फिर बाद में इसको कटवाया गया, ठीक है, लोगों ने इसे पकड़ पकड़ के उठाकर बाहर निकाला था तालाब में से, या फिर आप बोल सकते हो लेक में से। तो आप समझ रहे हो, इसीलिए इसका नाम पड़ा था टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, ये टॉपिक हमारा नहीं है, इससे बाहर आते हैं, स्टोरी थी तो आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं, मान लो ये तो था अबव वाटर लेवल। अब बात करते हैं हम डायरेक्टली इसके अंदर, पहले बात कर लेंगे एक चीजों की, कि प्लांट जो है, प्लांट आपका एक्वेटिक भी है, मतलब एक्वेटिक भी है, और एंड जो पॉलिनेशन है अकर्स बाय वाटर, और जो पॉलिनेशन है वो भी वाटर के वजह से हो रहा है। तो यहां पर दो केस बनते हैं। दो केस कैसे, जब आपका पौधा ऑन सरफेस पे होगा, पॉलिनेशन करवाएगा ऑन सरफेस, और एक बिलो सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे केस बनेगा ऑन वाटर सरफेस, और यहां बनेगा बिलो वाटर सरफेस, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखोगे, पहली बात है जो मेल है या जो पॉलन ग्रेन होते हैं, मेल और पॉलन ग्रेन आर फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस and fall into फीमेल पार्ट। समझाता हूं, अभी वहां पे साइड में डायग्राम के थ्रू देख लेंगे। इसकी बात कर लेते हैं, जो यहां पर है, जो पॉलन ग्रेन होगा, पॉलन ग्रेन एंड जो फीमेल पार्ट होगा, बोथ फ्लोट्स ऑन सेम लेवल, ठीक है। यहां पर क्या होगा, दोनों चीज सेम लेवल पे फ्लोट कर रही होगी, लेकिन यहां पर थोड़ा उल्टा केस है, ठीक है। इसका एग्जांपल याद रखना भाई, बहुत प्यारा एग्जांपल है इसका, वेलिसनेरिया। इसका एग्जांपल याद रखना, इसका एग्जांपल है जोस्टेरा। याद रखना, यहां पर होता है आपका जो पॉलन ग्रेन होता है वो रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, रिबन शेप का होता है, जिसको कवर करती है म्यूसिलेजिनस शीथ। अब मैं आपको बताता हूं म्यूसिलेजिनस शीथ क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। मेजर जो काम है म्यूसिलेज का वो है प्रोटेक्शन करना। तो जितनी भी पार्ट, मतलब जहां पर भी आपको म्यूसिलेजिनस शीट मिलती है, वहां समझ लेना कि उसका काम मेन है प्रोटेक्शन करना। यहाँ पे किसको प्रोटेक्ट करेगी, पॉलन ग्रेन को। तो जो ये पर तीनों केस पड़े ना, जहां जहां पर भी पानी के ऊपर पॉलन है या पानी के अंदर पॉलन है, वहां पर म्यूसिलेजिनस शीट है जो कि उसको कहीं ना कहीं पॉलन को प्रोटेक्ट कर रही है। क्लियर बच्चों? अब ये बता देता हूँ कि ये किस तरीके से होता है। मान लो ये वाटर लेवल है, समझो क्या होगा कि जो मेल होगा, मेल क्या करेगा, यहां से अपने
पॉलन ग्रेन को वो इस वाटर सरफेस पर छोड़ देगा। यहाँ वाटर सरफेस पर क्या हो रहा है, पॉलन फ्लोट कर रहे हैं, और यहाँ पर है मान लो कि वही अपना फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है हमारे पास। लेकिन फीमेल पार्ट का मैंने बताया था ये स्टाइल यहाँ पर होगा, स्टाइल यहाँ पर होगा, ठीक है। अब ये धीरे धीरे आएंगे तैरते 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 और इसके अंदर क्या कर जाएंगे, फॉल कर जाएंगे, मतलब इसके अंदर चले जाएंगे, जिसकी वजह से अपने आप बाकी सारा प्रोसेस हो जाएगा एंड वाटर पॉलिनेशन यहाँ पर खत्म, ठीक है। तो इतना सा था, देख लो आपको क्या क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्या क्या है। एक तो वाटर लिली याद रखना, वाटर हाइसिंथ बता ही चुका हूं मैं आपको, टेरर ऑफ बंगाल जिसे कहते हैं अपन, ठीक है। एंड उसके बाद बात कर लेते हैं वेलिसनेरिया, और यहाँ पर एग्जांपल है ये वाला आपका जोस्टेरा, ठीक है बच्चों। तो ये फटाफट से आप इसे देखो, नोट करो, फिर आगे चलेंगे। तो चलिए बच्चों, उतार ही लो आप लोगों ने, इरेज कर दीजिए, ठीक है, कर लेते हैं इरेज। अब आप तो बोल नहीं सकते यही तो फायदा है हमारा कि हम कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। जीना मुहाल मेरा करदा सवाल तेरी आंखों के अलावा। बायो के लेक्चर देखो, आंखों के अलावा बायो के लेक्चर देख सकते हो आप, किसी ने मना थोड़ी करा है। चलिए हमने एबायोटिक देख लिया, अब बात कर लेते हैं अपन बायोटिक फैक्टर की, ठीक है। यहां से टॉपिक आएगा अपना बायोटिक एजेंट या बायोटिक पॉलिनेशन। चलो बायोटिक एजेंट ही डाल लेते हैं। इसके अंदर मेनली हमें पढ़ना है बर्ड्स के बारे में और इंसेक्ट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो कॉमन है उसको देख लेते हैं, इंसेक्ट। याद रखना, इंसेक्ट से अगर पॉलिनेशन करवाना है तो उस केस में फ्लावर के अंदर क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, तो देख लो। फॉर पॉलिनेशन फ्लावर्स शुड बी कैसे होने चाहिए भाई साहब, इंसेक्ट से करवा रहे हो तो फ्लावर के अंदर कलर होना चाहिए, क्योंकि कलर होगा तो इंसेक्ट इजीली उसको क्या कर सकते हैं, दूर से ही डिटेक्ट करके आ जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, फ्लावर, अगर फ्लावर के पास नेक्टर होना चाहिए, नेक्टर इंसेक्ट लेंगे और दोबारा आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, ओके, ऑर्डर यानी खुशबू होनी चाहिए फ्लावर के अंदर। एंड पॉलन जो होना चाहिए, पॉलन स्टिकी पॉलन होना चाहिए, क्लियर, ताकि जब इंसेक्ट आए उस फ्लावर पे बैठे नेक्टर ले तो पॉलन ग्रेन उससे जाके चिपक जाए, क्लियर। तो ये चीजें होनी चाहिए। वहीं अगर बात करूं किसकी, बर्ड्स की, तो बर्ड्स के केस में जो फ्लावर है, फ्लावर शुड बी लार्ज साइज। पहली बात कि फ्लावर को कैसा होना पड़ेगा, लार्ज साइज का होना पड़ेगा, ताकि बर्ड आकर उसे बैठ सके, ठीक है। दूसरी बात, ऑर्डर की जरूरत नहीं है, ऑर्डर एब्सेंट भी चलेगा। तीसरी बात, कलर एकदम ब्राइट होने चाहिए, जो फ्लावर ज्यादा चमकेंगे उस पर ज्यादा जल्दी बर्ड्स आकर बैठेगी, तो ब्राइट कलर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है वही सेम चीज, लालच। अब आप उसे क्या दोगे जिसकी वजह से वो चीज तुम्हारे पास बार बार आएगी, तो वो है लालच, क्या बदले में से क्या देते हो, ठीक है। इंसेक्ट में याद रखना, इंसेक्ट में मेनली जो पॉलिनेशन होता है वो मेनली बाय बी, और ये तो आपको पता ही है कि बी क्या करती है, फ्लावर पे जाके बैठती है, फिर आपके लिए लाकर क्या बनाती है, शहद बनाती है, और वैसे आपके लिए नहीं बनाती वो, लेकिन बनाती तो है, और उसे आप जाके चोरी कर लेते हो, ठीक है। समझ में आया। तो ये देख लो, ये था मतलब बायोटिक एजेंट कौन कौन से होते हैं कि जिसकी वजह से पॉलिनेशन होता है। अब बात कर लेते हैं रिवॉर्ड्स की। एक टॉपिक आता है हमारा, एनसीईआरटी कहती है, उस टॉपिक का नाम है रिवॉर्ड्स फॉर पॉलिनेटर या पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन के बदले में कुछ रिवॉर्ड होते हैं बच्चों, वो रिवॉर्ड हमें क्या करना है, वो रिवॉर्ड क्या है अपने को पढ़ना है। देखो क्या है ये रिवॉर्ड, समझना। टू इंश्योर
regular visits of pollinating agent या pollinators flowers gives some rewards to pollinator। ठीक है, यानी क्या है, बार बार, यानी वही वाली बात है ना कि कस्टमर बना रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे पौधे भी क्या कर रहे हैं, फ्लावर भी क्या कर रहे हैं, अपने कस्टमर बना रहे हैं कि आप बार बार आओ और हमारा काम करवाओ, बदले में आपको हम थोड़ा सा ये कंपनसेशन यानी कम बोलते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री चीज दे रहे हैं, वो है आपका नेक्टर। अब कोई पूछे कि भैया नेक्टर क्या होता है, नेक्टर बोल रही थी देर से, तो याद रखना, नोट डाल लो, एक छोटा सा नोट डालना है इस बार, नंबर मैं आपको पेटीएम कर दूंगा, मतलब स्कैनर पे दिखा दूंगा, उस पर पेटीएम में कर देना छोटा नोट। अब नोट क्या है, नोट देखो इस बार, नेक्टर एंड pollen grains are the usual floral reward। नेक्टर कुछ सब्सटेंस को कहते हैं जो कि जब भी फ्लावर आता, मतलब जब कोई पॉलिनेटर आता है तो वो फ्लावर से क्या करता है, ऑब्टेन करता है, ठीक है। और उसके बदले कई केस में क्या होता है, कई केस में तो जो रिवॉर्ड होता है, कई फ्लावर अपने ही पॉलन ग्रेन दे देते हैं, ताकि वो जो नेक्टर जो आपका वो आया था ना पॉलिनेटिंग एजेंट, वो क्या करे कि बाकी पॉलन ग्रेन को उनकी जगह पर पहुंचा दे, समझ रहे हो। यानी नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन, फ्लावर्स क्या करते हैं, एज अ रिवॉर्ड पॉलिनेटिंग एजेंट को देते हैं, ठीक है। और याद रखना कई केस में, जैसे ये तो क्या करो, इसको डब्बे बंद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ और बता देता हूं, सम केसेस स्पेस भी देते हैं, स्पेस फॉर एग लेइंग, ठीक है भाई। यानी इसको ऐसे लिखना, इन सम केसेस जो पौधे हैं वो जगह देते हैं उनको पॉलिनेटिंग एजेंट को कि आप आओ भाई, आप अपने एग जो है यहाँ पर मतलब छोड़ के जाओ, ताकि वो मेच्योर हो सके और हमारी सेफ्टी में रहेंगे। अब इसका बेहतरीन एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है, तो वो है आपका, एग्जांपल लिख लेना, यूका एंड मॉथ। यूका प्लांट एंड मॉथ, ठीक है। जो ये यूका प्लांट है, याद रखना ये लार्जेस्ट प्लांट है अर्थ के ऊपर, ठीक है, लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट, जिसको हम कहते हैं अमॉर्फोफैलस, जिसकी हाइट याद रखना, इसकी हाइट होती है तकरीबन 6 फीट, ठीक है। ये क्या करता है, ये देता है स्पेस फॉर एग लेइंग। और जो ये मॉथ है, ये मॉथ क्या है, इंसेक्ट होता है बच्चों, ये मॉथ इंसेक्ट होता है, क्या करता है, ये पॉलिनेशन करवा देता है, पॉलिनेशन करवाता है, ठीक है भाई। ओके, तो ये याद रखना, जो यूका प्लांट एंड मॉथ है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक म्यूचुअल रिलेशन होता है। और ये चीज आप आगे जाकर इकोलॉजी में पढ़ोगे भी, कि जब आप पढ़ोगे ना म्यूचुअल इंटरेक्शन, तो म्यूचुअल में इनका भी एग्जांपल, यूका प्लांट और मॉथ का, कि यूका क्या करता है, आपको स्पेस देता है, मॉथ क्या करता है, वहां पे आके बैठता है, अपने एग देता है, एंड उसी वक्त जब वो बाहर निकल रहा होता है, तो यूका प्लांट कुछ इस तरीके का होता है, जैसे मानो ये है और ये यूका होता है, जैसे ही कोई पौधा, मतलब कोई प्लांट आया, इसके ऊपर आके बैठा, मतलब वो सॉरी कोई इंसेक्ट आया इसके ऊपर आके बैठा, तो ये जैसे अंदर जाएगा, ये वाला पार्ट फीमेल पार्ट होता है, और जैसे इस पे टच होता है तो सॉरी ये वाला पार्ट फीमेल नहीं, ये वाला पार्ट मेल पार्ट होता है,
ये वाला पार्ट मेल पार्ट होता है, और जैसे ही ये इंसेक्ट इस पर टच होगा वैसे ही इसके पॉलन ग्रेन इस पे एनरोल हो जाते हैं, मतलब ऑब्वियस आते हैं, इसके ऊपर आ जाते हैं। और जस्ट बाहर निकलते वक्त एक और पार्ट इसके ऊपर होता है जो कि फीमेल पार्ट होता है, तो बाहर निकलते वक्त वो फीमेल पार्ट इस मॉथ से टच हो जाता है, जिसकी वजह से पॉलिनेशन अपने आप हो जाता है। समझ में आ रही है बात? तो यहां तक हमारा क्या था, बायोटिक एजेंट के बारे में। ठीक है, अब इसको उतार लो और फिर बात करेंगे अपन आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। तो बच्चों आपने इसे उतार ही लिया होगा, उम्मीद करता हूं, उम्मीद कर ही सकते हैं, वैसे तो इतना तो फास्ट आप लिखते ही होगी। चलो अब बात कर लेते हैं अपन, जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। यानी हमने एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कर लिया है। टॉपिक अपना अब डालेंगे अपन नए पेज पर। ठीक है, नया पेज, अगर आपका पेज बच रहा होगा, बहुत स्पेस होगा, तो भाई उसी पेज पर टॉपिक डालोगे, दैट इज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ये हमारा टॉपिक है। चलो बात कर लेते क्या है। देखो, पहली बात कि जो मेजॉरिटी फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। गौर से सुनना, ज्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं यानी एंजियोस्पर्म, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो अल्टीमेटली ऑटोगेमी, सेल पॉलिनेशन होगा। सेल पॉलिनेशन में भी क्या होगा, आपका ऑटोगेमी होगा। और ऑटोगेमी होगा तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा हमें, इसकी वजह से हमें देखने को मिलेगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, आप अल्टीमेटली ये बोल सकते हो कि वेरिएशन का ना आना। तो क्या करते हैं, जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर अपने अंदर कुछ ऐसे मैकेनिज्म को डेवलप कर लेते हैं जिसकी वजह से वो ऑटोगेमी को क्या कर सके, अवॉइड कर सके, प्रिवेंट कर सके। तो उसी को ऊपर क्या कहते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइस। और टोटल आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, जो टोटल आउटब्रीडिंग डिवाइस होते हैं वो 4 होते हैं। हमें 4 पढ़ने हैं, एनसीईआरटी से 4 ही हैं, आपके जो सीबीएसई में वो भी ये चारों पूछे जाते हैं। तो फटाफट से लिख लेते हैं। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, जो मेजॉरिटी, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं हमारे, वो प्रोड्यूस करते हैं बाइसेक्सुअल, यहां नहीं लिखते, यहां लिख देते, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है बच्चों, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करने से एक जो चीज होती है वो होती है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी occurs ड्यू टू विच ड्यू टू विच ड्यू टू विच हमें देखने को मिलता है कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन results in inbreeding डिप्रेशन। अच्छा ये याद रखना बेटा, ये चीजें आपकी एनसीईआरटी की कट टू कट लाइंस हैं जो आपको याद रखनी है। क्या हो जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन होने से, बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होने से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। और क्या होता है, कुछ मैकेनिज्म, तो आप एक लाइन लिखेंगे, टू अवॉइड इनब्रीडिंग डिप्रेशन and promote cross pollination plants have evolved some mechanism called as outbreeding devices.
ओके, अब वो कौन कौन से मैकेनिज्म है तो वो लिख लेते हैं फटाफट से नीचे। देखो पहली लाइन, पहला डिवाइस जो अपन को पढ़ना है वो है कि जो मेच्योरिटी है एंथर की और जो रिसेप्टिविटी है स्टिग्मा की, वो दोनों सिंक्रोनाइज नहीं होनी चाहिए। यानी हम बोलेंगे पॉलन रिलीज एंड रिसेप्टिविटी विल डिफरेंट, यानी नॉट सिंक्रोनाइज लिख सकते हो आप। क्लियर। सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं हम कि डिफरेंट पोजीशन फॉर फ्लावर, सॉरी फॉर एंथर एंड स्टिग्मा, यानी एंथर और स्टिग्मा के पोजीशन में डिफरेंस कर देना। ठीक है, मतलब दोनों की पोजीशन ऊपर नीचे कर देना। ठीक है। तीसरा जो डिवाइस है, तीसरा आप लिखोगे वो है फ्लावर शुड बी यूनिसेक्सुअल। अब यूनिसेक्सुअल के बारे में मैंने आपको बताया था। एक बात बताता हूं, अगर इफ मेल एंड फीमेल both present on same plant not same flower, तो उसको अपन कहते हैं मोनोशियस। ठीक है, तो वो भी यूनिसेक्सुअल ही होता है। इसका एग्जांपल याद रखना, एग्जांपल है, दो एग्जांपल है, एक तो है कैस्टर, दूसरा है मेज। ठीक है बेटा, कैस्टर और मेज याद रखना कि एनसीईआरटी ने जो बताया है कि कौन सा आपका मोनोशियस का एग्जांपल, वो कैस्टर और मेज, और मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था एग्जांपल। तो टोटल मिलाकर आपके यहाँ पर 5 एग्जांपल हो गए होंगे। सेकंड पॉइंट मतलब इसी का यूनिसेक्सुअल में एक और पॉइंट आता है, इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट्स on different plant either male और फीमेल। तो इस कंडीशन को अपन याद करो, डायोसिस कहते थे। याद नहीं आ रहा होगा तो एक बार पिछला लेक्चर जाके देख लेना, मैंने बताया था कि वो वाला केस याद है कि दो पति पत्नी एक ही घर में रहते हैं लेकिन अलग अलग कमरे में रहते हैं, तो उसका एग्जांपल हो जाता है वो, मतलब वो हो जाता है आपका मोनोसिस। और दोनों जो मियां बीवी हैं वो अलग अलग घर में ही रहते हैं, यानी घर ही अलग है, तो वो केस हो जाता है आपका डायोसिस। ठीक है, तो इसका एग्जांपल याद रखना, इसका एग्जांपल है पपाया। ठीक है, अब देखो क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिखवाया है मोनोसियस का एग्जांपल लिखवाया मैंने आपको, कैस्टर और मेज। तो मोनोसियस है यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल और डायोसिस भी आपका यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल है। मैंने कहा फ्लावर शुड बी यूनिसेक्सुअल, फ्लावर बोल लो या प्लांट बोल लो, प्लांट शुड बी यूनिसेक्सुअल। तो इससे क्या फायदा है, इससे होगा ये कि आपका जो ऑटोगैमी है वो नहीं होगी। कैसे, याद करो मोनोसिस के केस में मैंने बताया था कि इस केस में ऑटोगैमी तो नहीं ही होती है, क्योंकि प्लांट सेम रहता है, फ्लावर डिफरेंट हो जाते हैं। तो क्या होगा कि दूसरे फ्लावर से अगर दूसरे फ्लावर पर एंथर जा रहा है और पॉलिनेशन होता है तो यहाँ पर जिटनोगैमी होती है, ऑटोगैमी नहीं होती। तो यहाँ पर ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो जा रही है, जिटनोगैमी नहीं हो रही। ठीक है, चल जाएगा, हमें सिर्फ ऑटोगैमी को रोकना है। दूसरी बात यहां देखो, डायोसिस के केस में मैंने बताया था ना आपको कि क्या हो जाता है, मेल ये वाला मतलब ये पौधा है जो पूरा पूरा मेल है, ठीक है, और ये वाला कौन सा है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फीमेल है। तो यहां से इस वाले से अगर पॉलन ग्रेन उड़कर जाता है इस पे, तो ये तो पूरा पूरा अलग ही हो गया ना, पौधे ही अलग हो गए लेकिन स्पीसीज सेम है, तो डायोसिस का केस हो गया। ठीक है, तो इस केस में अपन पूरी तरीके से ऑटोगैमी और जिटनोगैमी दोनों को क्या कर देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल याद रखना पपाया। क्लियर है भाई? तो यहां तक हमने आउट ब्रीडिंग डिवाइस भी खत्म कर लिया है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन, एक टॉपिक और आता है इसी के जस्ट बाद, दैट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा याद रखना, जो ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है ये क्या है, कहीं ना कहीं आपके क्रॉप मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां मिल जाता है आपको। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन का मतलब क्या है, यानी हम अपनी मन पसंदीदा हाइब्रिड बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, जनरली दो चीजें पढ़नी है आपको। अगर याद रखना, इफ जो फीमेल है, फीमेल फ्लावर, ये डायरेक्टली लो, इफ प्लांट इज बाइसेक्सुअल, प्लांट इज बाइसेक्सुअल, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या कर लेंगे, एंथर को आप क्या करोगे, वहां से कट करके हटा दोगे। ठीक है, बिफोर एंथर, बिफोर एंथर, सॉरी, बिफोर एंथर attain maturity, it will be separate out from flower। कट आउट लिख लो, सेपरेट आउट लिख लो, एक ही बात है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन। ठीक है, एक बार देखो मैं बता देता हूँ, बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए बता रहा हूँ। पहले क्या करेंगे, हम एंथर के मैच्योर होने से पहले ही उसको कट करके अलग कर लेंगे। ठीक है भाई, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कोई भी अनवांटेड पोलन ग्रेन आकर स्टिग्मा पे ना गिर जाए तो क्या करेंगे, उसको हम क्या कर देंगे, बैग कर देंगे, बैगिंग। बैगिंग द स्टिग्मा विद बटर पेपर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है भाई, किससे आप कवर कर रहे हो वो चीज पूछी जाती है। अच्छा, क्यों कवर कर रहे हैं, टू अवॉइड अनवांटेड पॉलन। अनवांटेड पॉलन, ओके। पहले हमने क्या करा, इमैस्कुलेशन करा, देन हमने बैगिंग करा। अब जैसे ही फीमेल वाला पार्ट यानी स्टिग्मा अपनी रिसेप्टिविटी को अटेन करेगा, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, अपने मन पसंदीदा पॉलन को लाकर डाल देंगे। ठीक है, जो हम चाहते होंगे। तो क्या करेंगे, फिर करेंगे रीबैगिंग, सॉरी रीबैगिंग नहीं करेंगे, एक बार क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। ठीक है, at time of receptivity, we will dust pollen on stigma, एंड लास्ट स्टेप है रीबैग, रीबैगिंग। ठीक है, तो याद रखना, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन में क्या करते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए सॉरी क्या करते हैं, पहले तो उसके अंदर से एंथर को हटा देते हैं मैच्योर होने से पहले। दूसरा, उसको जो फीमेल पार्ट है उसे क्या कर देते हैं अपन, बैग कर देते हैं, यानी बटर पेपर से उसको कवर कर देते हैं चारों तरफ से। उसके बाद जब वो रिसेप्टिविटी अटेन कर लेता है तो उसके ऊपर लाकर हम अपने मनपसंद की पोलन ग्रेन को डालते हैं एंड उसे दोबारा से रीबैग कर देते हैं। कब तक के लिए, जब तक वो फर्टिलाइज ना कर जाए। क्लियर? अब वही चीज मान लो, अगर अब मान लो कि फ्लावर जो है यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, यानी उसके ऊपर क्या होगा,
आप देखोगे तो वहां पर भाई साहब मेल पार्ट नहीं होगा, है ना, क्योंकि अलग अलग होता है ना, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, यूनिसेक्सुअल अभी बता चुका हूँ, इससे पहले बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो गधे हो आप फिर, ठीक है, इतना तो आपको आइडिया लगना चाहिए। ओके, तो अगर मान लो फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो उसमें मेल पार्ट तो नहीं होगा, जिस अगर फीमेल की बात कर रहे हैं तो वहां पे इमेजिकुलेशन तो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, तो यानी वहां पर ये वाला पार्ट तो हट गया। बचेगा क्या, बैगिंग, फिर एट अ टाइम ऑफ रिसेप्टिविटी हम क्या करेंगे, डस्ट पोलन कर देंगे और रीबैक कर देंगे। ये 3 स्टेप वहां पर भी करने होते हैं, तो ये आप खुद से लिख लेना, कोई बड़ा टास्क नहीं है, बस याद रखना उस टाइम पर ये वाला पार्ट नहीं होता, यानी यूनिसेक्सुअल में ये चीज नहीं होती है। ओके, गॉट इट। तो चलिए अब इसको मैं थोड़ी देर में, मतलब आप इसे उतार लीजिए, फिर रब करेंगे, देन अपन चलेंगे एक बढ़िया सा टॉपिक पे जिसका नाम है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ओके, तो बच्चों आपने इसे उतार लिया होगा। और एक चीज और, ये बताने के चक्कर में, ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, मैं इसका एक पॉइंट बताना भूल गया, ठीक है, तो एक पॉइंट और अभी इसे इरेज करके बता देता हूं, वो है आपका सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तभी आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे, वरना आपको इसके 1.5 मार्क्स मिलेंगे अगर पेपर में आता है तो वो एक पॉइंट और लिख लेना, देन अपना नया टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो 4th पॉइंट यहां पे लिखेंगे, फटाफट से लिखेंगे बच्चों। 4th पॉइंट है सेल्फ इन कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी। इसका सिंपल सरल भाषा में अगर मैं आपको अनुवाद बताऊं तो वो होता है कि अगर एक ही पौधे के एक ही फ्लावर के ऊपर जो एंथर और जो स्टिग्मा होते हैं, अगर उसी एंथर से पॉलन निकल के आ रहा है तो स्टिग्मा विल रिजेक्ट दैट पॉलन। ओके, तो ये आपके पूरे हो गए आउटब्रीडिंग डिवाइस। अब बात कर लेते हैं अपन, फटाफट से नया टॉपिक डालेंगे यहाँ पर, और नया टॉपिक है हमारा दैट इज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। यहां पर चलने वाला है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो याद रखना, जो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है, ये इसके अंदर आप बोलोगे इट इन्वॉल्व्स ऑल इवेंट्स आफ्टर पॉलिनेशन till entry of pollen tube into ovule। यानी इसके अंदर वो सारे इवेंट आ जाते हैं जो पॉलिनेशन के बाद होते हैं, और कब तक, मतलब कहां तक होते हैं वो इवेंट, पॉलन ट्यूब के ओव्यूल के अंदर एंटर करने तक, ठीक है। तो देन उसके बाद बात करते हैं कि जो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है, जो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है वो क्या है, आपका एक डायनेमिक प्रोसेस है। तो क्या लिखोगे, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, यहां लिखे थे दोबारा से सेम चीज को, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन is a dynamic प्रोसेस। कैसे, अब समझो, जो पिस्टिल होता है, जो पिस्टिल होता है वो क्या करता है बेटे, पिस्टिल सबसे पहले रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, क्या करेगा, ये रिकॉग्नाइज करता है, तो यहां लिखेंगे हम किसको रिकॉग्नाइज करता है, पॉलन को, ठीक है, तो आप लिखोगे इट रिकॉग्नाइज से पहले एक और वर्ड याद रखना, इट केमिकली, मतलब केमिकली रिकॉग्नाइज करता है, ये इट केमिकली रिकॉग्नाइज करेक्ट और इनकरेक्ट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन। यानी पॉलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करने का काम होता है पिस्टिल का, केमिकली करता है वो काम, ठीक है। अब केमिकली रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो जब ये रिकॉग्नाइज कर लेगा
तो इसकी वजह से क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस it decide promotion or inhibition of pollen on stigma। ठीक है बेटा, याद रखना पॉलन पेस्टिसाइड इंटरेक्शन बहुत ज्यादा डायनेमिक प्रोसेस होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये केमिकली रिकॉग्नाइज करता है पॉलन को कि क्या वो पॉलन करेक्ट है या वो पॉलन इनकरेक्ट है, यानी वो पॉलन सही है या गलत है। ठीक है, और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि क्या इस पॉलन को फर्दर आगे स्टिग्मा के अंदर काम करने दिया जाए, प्रमोट किया जाए, या फिर उसको इनहिबिट कर दिया जाए। तो बात कर लेते हैं करेक्ट और इनकरेक्ट की। तो ये करेक्ट टाइप का क्या होता है, करेक्ट पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, और दूसरा बात करेंगे इनकरेक्ट पॉलन कौन से होते हैं। सबसे पहले करेक्ट की बात कर रहे हैं, तो याद रखना करेक्ट पॉलन वो होते हैं जो कंपैटिबल होते हैं। ठीक है, यानी जो कंपैटिबल हो। अब कंपैटिबल का मतलब होता है पॉलन फ्रॉम अनदर फ्लावर। ठीक है, अलग फ्लावर से आया हुआ एंथर कंपैटिबल होता है। अब वो चाहे तो एक ही पौधे के ऊपर का अलग फ्लावर हो या दूसरे पौधे के ऊपर के फ्लावर का एंथर से आया हुआ पॉलन हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात ये याद रखना कि स्पीसीज सेम होनी चाहिए बच्चों, स्पीसीज सेम होनी चाहिए। डिफरेंट स्पीसीज के पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा डायरेक्टली रिजेक्ट मार के, लात मार के हटा देती है। दूसरी बात यहां कर लेते हैं इनकरेक्ट पॉलन कैसे होता है, वही उनका उल्टा, यानी जो इनकम्पैटिबल हो, इनकम्पैटिबल, कंपैटिबल हो, इनकम्पैटिबल हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट, डिफरेंट स्पीसीज से उठकर आ जाए अगर आपका पौधा, मतलब सॉरी पॉलन, ठीक है, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज से डायरेक्टली उठ के आ जाए, तो उस टाइम उस कंडीशन को अपन कहते हैं कि वो इनकम्पैटिबल है और वो इनकरेक्ट पॉलन है। अब देखो, जब मैंने कहा करेक्ट पॉलन है, अगर करेक्ट हुआ, इफ करेक्ट, तो क्या होगा कि स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा प्रमोट करेगा, स्टिग्मा विल प्रमोट पॉलन, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलेगा जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, germination of pollen grain and formation of pollen tube। ठीक है बेटा, ये याद रखना। और अगर पॉलन आपका इनकरेक्ट हुआ, गलत हुआ, मतलब रॉन्ग हुआ, तो उस केस में स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा जो है वो क्या करेगा, स्टिग्मा विल प्रिवेंट कर देगा, क्या बोल सकते हो, स्टॉप या फिर इनहिबिट कर देगा, इनहिबिट पॉलन। और एक बार इनहिबिट करने के बाद आपको क्या देखना मिलेगा, तो जर्मिनेशन है, जर्मिनेशन विल स्टॉप, या फिर लिख सकते हो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन नॉट अकर, या फिर आप यही बोल सकते हो कि पॉलन ट्यूब विल नॉट फॉर्म। ठीक है, उस केस में पॉलन ट्यूब नहीं बनेगा। क्लियर है बेटा। एक चीज और नोट डाल के लिखेंगे अपन, नोट डालेंगे और नोट में 500 का नोट डालेंगे मेरे पेटीएम पर। ठीक है चलो देख लेते हैं नोट पे क्या लिखना है, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन is occur
ड्यू टू केमिकल डायलॉग बिटवीन पॉलन एंड पिस्टिल। अब केमिकल डायलॉग होता है, ठीक है भाई, क्या होता है, एक केमिकल डायलॉग होता है जो पॉलन और पिस्टिल के बीच में होता है, यानी पिस्टिल क्या करती है, रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस जो है वो डिपेंड करता है इसी केमिकल डायलॉग के ऊपर। क्लियर है, और वो पूरा डायलॉग जो भी था मैंने बता दिया आपको, किसको एक्सेप्ट किया जाएगा किसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा वो आपके सामने है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे, मान लो कि एक्सेप्ट कर लिया गया पॉलन को एक्सेप्ट कर लिया गया, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जर्मिनेशन होगा, पॉलन ट्यूब बनेगी। पॉलन ट्यूब किस तरीके से एंट्री करेगी किसके अंदर, एक ओव्यूल के अंदर, वो देखते हैं। ठीक है, इसको जब तक आप नोट कर लो। कहा दो दिलों ने कि मिलकर अभी हम न होंगे जुदा। उम्मीद करता हूँ बच्चा आप लोगों ने उतार लिया होगा। चलिए अब इसे इरेज करके अपन आगे की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कोई पॉलन उड़कर आया, पॉलन डिसाइड मतलब स्टिग्मा डिसाइड करेगा कि उस पॉलन को आगे फर्दर जर्मिनेशन करवाना है कि नहीं करवाना। और वो पॉलन भी टू टाइप का हो सकता है, ये हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ लिया था। इट कैन बी टू सेल स्टेज और थ्री सेल स्टेज। ठीक है, तो सपोज करो कि हमारे पास जो पॉलन आया है वो टू सेल्ड स्टेज वाला है। ठीक है, टू सेल्ड स्टेज वाला है, और एक देखेंगे थ्री सेल्ड स्टेज वाला। तो उस केस में होगा क्या भाई, होना सिर्फ इतना है कि देखो यहां मैं बना रहा हूं डायग्राम, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है स्टिग्मा का, मतलब स्टिग्मा ही है, सॉरी, ये भी लैंडिंग प्लेटफॉर्म है स्टिग्मा। क्लियर, अब क्या हुआ, कोई पॉलन ग्रेन आ रहा है उड़ता हुआ यहां से, ये मान लो ये पॉलन ग्रेन आया, और इस पॉलन ग्रेन के अंदर आपको यहां मिल रहा है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, और यहां पे मिल रहा है आपको जनरेटिव सेल। ठीक है, और उसके चारों तरफ आपको वही मिलेगा भाई, वो आपका क्या है ये बताओ, एग्जाइम। ठीक है, ये यहां से आया। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो भी मैं पॉलन बनाने वाला हूँ वो कौन से करेक्ट टाइप के, क्योंकि इनकरेक्ट का तो मैंने बताया था पॉलन ट्यूब बनेगा ही नहीं। तो ये यहाँ पर आएगा, ये इस लैंडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर लैंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये टू सेल्ड है, दो सेल्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो हम बना लेते हैं ये दो सेल, एक ये रहा और एक आपका ये रहा। ओके भाई, ये दो सेल है, बाकी इसके आसपास अपना वो जो है एग्जाइन वो बना लेता है आराम से। क्लियर, तो इसे कहते हैं टू सेल्ड स्टेज। अब थ्री सेल्ड स्टेज में अगेन यहां से कोई एक पॉलन ग्रेन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर उसको मिलेगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और यहाँ मिल रहा है उसको दो टाइप की सेल मिल रही है, मान लो एक एक ये दोनों मेल गैमेट्स हैं। क्लियर, तो ये लाइन हटा देते बीच से, तो यहाँ पर थ्री सेल स्टेज है और बाकी सब कुछ सेम है। ये रहा आपका एग्जाइम, ये है एग्जाइम। ये क्या करेगा, ये यहाँ से लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे आएगा, यानी स्टिग्मा के ऊपर आएगा कुछ इस तरीके से, और बाकी यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एक मेल गैमेट्स है, ये एक मेल गैमेट्स है, और एक ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। क्लियर है भाई, क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर होगा पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ देखोगे आप कि किस तरीके से इस वाले पार्ट से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो गया। ठीक है, पॉलन ट्यूब बन गया। ठीक है, सिमिलरली आप देखोगे इस वाले पार्ट से पॉलन ट्यूब बना कुछ ऐसे। ओके बच्चों, अभी जो पॉलन ट्यूब बन रहा है बेटा, ध्यान रखना, चाहे टू सेल्ड स्टेज हो थ्री सेल्ड स्टेज हो, जब पॉलन ट्यूब बन जाएगा तो टू सेल्ड स्टेज के अंदर ये जो है ना जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस, वो स्टिग्मा के अंदर आने से पहले ही आप बोल सकते हैं स्टिग्मा में आते ही क्या हो जाएगा, दो मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एट द एंड में दो मेल गैमेट ही देखने को मिलेंगे, इधर भी और इधर भी, दोनों केस में दो मेल गैमेट मिलेंगे। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा
एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये रहा वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है भाई, समझ में आया? समझ में आ रहा है? तो ये आपके दो 2 सेल स्टेज है और 3 सेल स्टेज है, जो मैंने आपको बोला था पहले लेक्चर में कि आपको बताऊंगा मैं बाद में, वो यही है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं अपन पॉलन ट्यूब की ग्रोथ की। पॉलन ट्यूब ग्रोथ, तो इस टॉपिक में पहले देखेंगे अपन, ये ग्रो होता है स्टाइल के अंदर, ग्रो इन स्टाइल। सेकंड पॉइंट देखेंगे, इसके अंदर ये जो ग्रोथ देखने को मिलती है वो होती है कीमोट्रॉफिक मूवमेंट की वजह से। अब आप बोलोगे भैया ये कीमोट्रॉफिक मूवमेंट समझ नहीं आई, तो इसलिए तो कहा था कि ढंग से अगर 10th पढ़ी होती तो वहां पे अपन ने कुछ ट्रॉफिक मूवमेंट पढ़ी थी, कीमोट्रॉफिक, फोटोट्रॉफिक, ठीक है, और आपका हाइड्रोट्रॉफिक, ये सारे मतलब टोटल 5 पढ़ी थे अपन ने। आपको ये भी याद नहीं? इसके अंदर क्या होता है, जनरल सी बात है, इस केस में मूवमेंट होती है पॉलन ट्यूब के टूवर्ड द ओव्यूल, ठीक है। और ज्यादा अगर एडवांस में लेके जाऊं तो पॉलन ट्यूब की मूवमेंट होती है टूवर्ड द सिनर्जिड, क्योंकि सिनर्जिड ही क्या कर रहा होता है, सिग्नल इमिट कर रहा होता है, जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब सिनर्जिड की डायरेक्शन या बोलो तो ओव्यूल की तरफ आ रहे होते हैं। समझ में आया? तो पहले आप लिखोगे कि यहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन आप लिखोगे बिकॉज synergids secreting chemical to attract pollen tube। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना पॉलन ट्यूब किस तरीके से ग्रो करती है और वो हमेशा नीचे ही क्यों जाती है। तो उसका रीजन है क्योंकि एक केमिकल सिक्रीट होता है सिनर्जिड के थ्रू, जो कि पॉलन ट्यूब को ओव्यूल की तरफ खींचता है। ठीक है, अगला टॉपिक देखेंगे अपन। अगला टॉपिक है हमारा एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। अब किस तरीके से पॉलन ट्यूब एंट्री करता है किसके अंदर, एक ओव्यूल के अंदर और एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, तो देखो क्या होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं ये चीज, ये एक पूरा डायग्राम है पिस्टिल का, ठीक है, और इसके ऊपर कोई ओव्यूल आके बैठा, सॉरी ओव्यूल कह रहा हूं, पॉलन ग्रेन आके बैठा इसके ऊपर, ऐसा कुछ। ओके, और इसने ट्यूब बनाई, तो उससे पहले अपन क्या बनाएंगे, इससे पहले बनाएंगे ओव्यूल। अब ओव्यूल होगा तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। देन आप देखोगे इसके आसपास इंटेगुमेंट की लेयर चल रही होगी और अंदर होगा एक एम्ब्रियो सैक। अंदर क्या होगा इसके, एक होगा एम्ब्रियो सैक, कुछ ऐसा। अब ये एम्ब्रियो सैक जो होता है बेटा याद रखना, ये माइक्रोपाइलर एंड है, पहले लेक्चर में पहले लेक्चर में बता ही चुका हूं अच्छे से। यहाँ पर आपको मिलेगा सिनर्जिड। सिनर्जिड कहाँ होता है, जहां पर एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है, सॉरी एम्ब्रियो सैक कह रहा हूँ, जहां पर माइक्रोपाइलर एंड होता है। और कुछ ऐसा ऐसा डायग्राम ने बनाया था। अब क्या होगा, अब धीरे धीरे ये जब पॉलिनेट, ये जो आपको पॉलन ग्रेन है जब ये जर्मिनेट होगा तो पॉलन ट्यूब बनेगी, पॉलन ट्यूब नीचे की तरफ आ रही है, कुछ इस तरीके से आएगी वो। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से वो आएगी और एंट्री करेगी। ओके, जनरली वो ऐसे ही एंट्री करती है। याद रखना ये पूरा ओव्यूल था, तो ओव्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब कहीं से भी एंट्री मार सकती है, वो यहाँ से भी आ सकती है, वो ऊपर से भी आ सकती है और वो इधर साइड से भी आ सकती है। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, एनसीईआरटी ने एक बात बोली है, एनसीईआरटी का कहना है कि जो पॉलन ट्यूब है उसकी एंट्री जो होगी वो एम्ब्रियो सैक के अंदर होती है, कहां से,
सिनर्जिड वाली साइड से, और वो भी किसके इन्फ्लुएंस में, कौन गाइड करता है, फिलीफॉर्म अपैरेटस उसको गाइड करता है उसकी एंट्री को। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, जो ट्यूब है, इस ट्यूब की एंट्री इस ओव्यूल के अंदर कहीं से भी हो सकती है, बस शर्त यह है कि वो एम्ब्रियो सैक के अंदर हमेशा इस माइक्रोपाइलर यानी सिनर्जिड वाले पार्ट से ही होगी। ठीक है, यानी कहने के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि अगर यहां से मान लो, एक और मैं दिखाऊंगा, अगर पॉलन ग्रेन और यहां से इसकी ट्यूब बनाऊं, तो ये ट्यूब डायरेक्टली यहां से भी एंट्री कर सकती है, समझे, यहां से भी एंट्री कर सकती है, और ये एंट्री करके सीधा जाएगी कहां, इस सिनर्जिड वाले पार्ट पे जाएगी। ओके, समझे गाइस, होप सो कि समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद मान लो मैंने एक तीसरी और बना ली, ठीक है, एक तीसरी और बना लेते हैं, पॉलन ग्रेन, और यहां से भी एक ट्यूब दिखाते हैं। तो ये कहां से जा सकती है, ये साइड से भी जा सकती है, देखो इसका पॉलन ट्यूब कुछ ऐसे गया, तो ये यहां से भी घुस सकती है, ओव्यूल के अंदर ये यहां से भी घुस सकती है। लेकिन वही वाली बात है कि एंट्री जब एम्ब्रियो सैक के अंदर होगी, तो वो एंट्री ये यहां से घूम के आएगी ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर भी ये एंट्री मैंने यहाँ से करवा दी, वो गलत है, वो एंट्री ऐसे घूम के नीचे से घुसेगा, ये समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से एंट्री होती है पॉलन ट्यूब की। तो एक लाइन लिख लेना यहाँ पर, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब कैन बी वेरी फॉर ओव्यूल। पॉलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल के लिए तो कहीं से भी हो सकती है, लेकिन एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू थ्रू एम्ब्रियो सैक is always occur from synergies। ठीक है बेटा, ये लाइन याद रखना। ओके, ये याद रखना। अब थोड़ा सा और एडवांस पे जाके देखते हैं इसी चीज को, यहां देख लेते हैं। वही बात है, मान लो अभी तक हमने बनाया, अब हम चल रहे हैं कि मैं आपको एक एम्ब्रियो सैक दिखा रहा हूं। मान लो ये एम्ब्रियो सैक है और ये सिनर्जिड है, ये एंटीपोडल सेल है आपके, आपके नहीं है, एम्ब्रियो सैक की है, ठीक है। और यहाँ पर आपको पोलर न्यूक्लियाई मिल रहे हैं, थोड़े से क्या, दो ही मिलते हैं ना, ठीक है। यहाँ एक न्यूक्लियस होगा इसका सिनर्जिड का, एक इधर सिनर्जिड का न्यूक्लियस होगा, इधर आपका एक सेल होगा, इसका न्यूक्लियस होगा, इधर एक न्यूक्लियस, इधर एक न्यूक्लियस, इधर एक न्यूक्लियस, टोटल हो गए अपने पास 8 न्यूक्लियस, ठीक है। इसी के ऊपर अब आराम से आप डायग्राम चाहो तो कवर अप कर सकते हो कि यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा। देखो इसके ऊपर एक और मार्कर ले लेते हैं, वही सेम चीज, जो इंटैक्ट वाला पार्ट चल रहा था वो, तो बाहर बना लेना आप इसके, ये ओव्यू, ठीक है, ये ओव्यूल वाला पार्ट है। अब चाहो तो ये बाहर का बनाओ, ये तो समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हो। अब मैं बोल रहा हूँ, मान लो एंट्री आ रही है, एंट्री हो रही है किसकी, इस पोलन ट्यूब की, ये पोलन ट्यूब आ रहा है, ठीक है। इस पोलन ट्यूब के अंदर आप देखोगे सबसे आगे होंगे दो गैमेट, मेल गैमेट, और पीछे होगा ये वीसी का न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि बाद में डीजेनरेट कर जाएगा। ओके, ये डीजेनरेट कर जाएगा, ये दो न्यूक्लियस आप क्या करेंगे, ये यहां से होते हुए सिनर्जिड के थ्रू एंट्री करेंगे। तो यहां लिखेंगे जो पोलन ट्यूब है, एंटर थ्रू सिनर्जिड, या फिर लिख लो वन ऑफ सिनर्जिड
बाय गाइडेंस ऑफ फिलिफॉर्म अपैरेटस। अब क्या देखोगे यहां पर आपको मिलेगा एक अपैरेटस, फिलिफॉर्म अपैरेटस, जो कि कुछ ऐसा होता है। ये क्या करता है, गाइड करता है इस पोलन ट्यूब को। अब क्या होगा बेटा, देखो जैसे ये है ना पोलन ट्यूब, मैं कह रहा हूँ ये पोलन ट्यूब को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे अपन, तो ये एंट्री ऐसे करेगा। मान लो इसने क्या करी, इसने एंट्री ऐसे कर ली यहाँ से, ये ऐसे इसने एंट्री कर ली। अब जैसे इसने एंट्री करी तो ये यहाँ से अंदर गया लेयर को तोड़ते हुए। अभी जैसे लेयर को तोड़ के अंदर जाएगा तो याद रखना इनमें से किसी एक सिनर्जिड के अंदर ये एंट्री करेगा, तो ये एक जिसके अंदर भी एंट्री करेगा तो वो सिनर्जिड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डीजेनरेट कर जाएगी। ठीक है, वो सिनर्जिड डीजेनरेट हो जाएगी, ये याद रखना। मान लो इस वाले के अंदर उसने एंट्री करी, तो इसके अंदर जब उसने एंट्री करी ना, एंट्री, तो यहां से वो सिनर्जिड क्या कर गया, डीजेनरेट कर गया। ओके, बचेगा फिर ये अकेले एक सिनर्जिड। तो जैसे एंट्री करेगा तो यहां पर आएंगी इसके जो दो मेल गैमेट थे, मान लो मैं ग्रीन से दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो मेल गैमेट थे ना दो वाले, ये दो, ये और आगे चलेंगे और ये आगे चल के यहाँ आ जाएंगे, एक इधर एक इधर। ये क्या है, मेल गैमेट। अब इनमें से एक मेल गैमेट जाएगा इस एक्सेल के पास, फ्यूज करेगा इसको, ठीक है, और दूसरा मेल गैमेट जाएगा यहाँ से इन दो पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करेगा। ठीक है, और यहीं से अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन। ये जो है अपना ये एक्सेल है, एक्सेल, ये जो है ये पोलर न्यूक्लियाई है। ओके, बाकी तो आपको पता है एंटीपोडल सेल है और नीचे का सिनर्जिड है। मैंने कहा एक सिनर्जिड जो है वो क्या हो जाएगा, डीजेनरेट कर जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, सॉरी। एंड यहीं से अपना टॉपिक दूसरा स्टार्ट हो जाता है, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो यहां तक का टॉपिक देख लो, हमने क्या कर लिया है, पॉलन पेस्टल इंटरेक्शन तक के पार्ट को आराम से एक एक सिंगल डिटेल के साथ फिनिश कर लिया है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो हमेशा की तरह जो मैं बोलता हूँ कमेंट सेक्शन में आके पूछ लेना, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट में उसके कवर करवा दूंगा। ठीक है, समझा दूंगा अच्छे से। बाकी एक बार दोबारा देख लो, क्या है, कुछ भी नहीं है, पॉलन ट्यूब एंटर करेगा, जब भी एंट्री मारेगा तो वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से एंट्री करेगा, और वहां पर जैसे वो इन दो में से किसी एक में जाएगा तो एक सिनर्जिड जिसमें भी वो एंट्री करेगा पॉलन ट्यूब, तो वो सिनर्जिड ऑटोमेटिकली डीजेनरेट कर जाएगी, और फिर उसमें से जो दो मेल गैमेट थे, ये लिख लो यहाँ पर साइड में कि ये दो मेल गैमेट है, ये यहाँ लिखवा देता हूँ, मेल गैमेट है ये, वो भी दो है। ठीक है, ये दो मेल गैमेट है, इनमें से एक जाएगा एक्सेल के पास और एक जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के पास। ठीक है, इसके बाद का जो भी होगा वो अपन बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए प्यारे प्यारे नोट्स बनाइए, जो भी मैं लिखवा रहा हूँ, जो नोट लिखवाता ना उसको तो स्टार मार्क रखा करो भाई। ठीक है, और इसके बाद वाले नेक्स्ट में तो मैं स्टार लगवाऊंगा स्पेशली, जो कि नीट और सीबीएसई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।